अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वेबर और बेनेडिक्ट सिंड्रोम को थोड़ा सा देखा, बट राइट नाउ हम इसे क्या करते हैं, डायग्राम से रिलेट करते हैं। अगले पेज पर उन्होंने कुछ डायग्राम्स दिए होंगे मिड ब्रेन के पैथोलॉजीज़ की, जिसके अंदर बी डायग्राम वेबर सिंड्रोम बता रही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन मतलब इफेक्ट हो रहा है, डैमेज वगैरह इस पोर्शन पर आ रहा है। अब वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो कि इधर प्रेजेंट है और जिन स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंच रहा है और जिसकी वजह से ये सिंड्रोम कॉज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर से नर्व का मैं आपको बताऊँ तो CN3 और एडिंगर वेस्टवर्ड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है और CN3 यहाँ पर से गुजर रही होती है। ये जो है रेड वाला, ये रेड न्यूक्लियस है। और इसके अलावा इस वाले रीजन में यहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होता है और ये जो चीज़ें आ जाती हैं इसमें ये वाले पर फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं और इसके बाद फर्दर कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और होम्यूनक्यूलस की हम बात करें तो वो इस तरह यहाँ पर पड़ा होता है। हम ये कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट, जो ब्लू वाला पार्ट है, वो डैमेज हुआ हुआ है। क्या डैमेज आएगा, यहाँ पर से थर्ड नर्व जा रही है, तो थर्ड नर्व की वजह से जनरल सोमैटिक इफेक्ट जो फाइबर जाता है डिफरेंट मसल्स की तरफ, सुपीरियर रेक्टस है ऊपर मूव करवाता है आईलेट को, आई बॉल को, और इन्फीरियर रेक्टस नीचे कराता है, इन्फीरियर ऑब्लिक ऊपर कराता है, मीडियल रेक्टस मीडियली करवा रहा होता है और लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस ने क्या करना होता है कि आईलेट एलिवेट हो रही होती है। ठीक है, यानी ये एलिवेट करा रहा होता है आईलेट को। तो अब मैं आपसे जब कह रही हूँ कि थर्ड नर्व की इप्सीलेटरल पाल्सी है, तो इसका मतलब ये है कि इप्सीलेटरल साइड पर ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही। ठीक है, और ये वाली सारी चीज़ें होंगी जो कि जनरल सोमैटिक इफ्रेंट जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जो कि वेस्ट्रल इफ्रेंट जा रही होती हैं वायदा एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, वो कुछ मसल्स वगैरह होते हैं आई के जिनको जा रही होती है। तो इन इनका कंबाइन इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है कि अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं प्रॉपर हो सकेगी क्योंकि वो दो मसल्स पैरालाइज हैं। तो जो आपको मैनिफेस्टेशन मिलेगी वो ये होगी कि आईज़ जो हैं वो डाउनवर्ड आई मूवमेंट हुई होगी, और क्योंकि मीडियल मूव करवाने वाला मसल डैमेज है तो आई की मैनिफेस्टेशन आपको क्या मिलेगी कि वो आउटवर्ड या लिटरली मूव की होगी आई। ठीक है, और इसके अलावा जो पैल्पेब्रे सुपीरियरिस एलिवेट नहीं कर रहा आईलेट को, तो ड्रूपिंग आईलेट होगी, टॉसेस हुआ होगा। प्यूपिल है हमारे पास, वो भी डायलेटेड होता है और अपनी जगह पर फिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द मैनिफेस्टेशन ऑफ द थर्ड नर्व पाल्सी। अगर हम कहीं इप्सीलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी हो रही है तो ये सारी मैनिफेस्टेशन वहाँ पर डेवलप हो रही है ड्यू टू द मसल्स जिसको वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, वेबर सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, रेड न्यूक्लियस बेनेडिक्ट सिंड्रोम के अंदर डैमेज हो रहा होता है, रेड न्यूक्लियस क्लॉट सिंड्रोम के अंदर डैमेज हो रहा होता है, बट इट इज़ नॉट गेटिंग डैमेज इन द वेबर सिंड्रोम। ठीक है, रेड न्यूक्लियस इंटैक्ट है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आ जाती है, क्रेस्ट सेरिब्राई डैमेज हो रहा है। क्रेस्ट सेरिब्राई के डैमेज होने की वजह से ये इसके अंदर मीडियल एस्पेक्ट भी हो रहा है और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्रेस्ट सेरिब्राई भी डैमेज हो रहा है। मतलब एक्सटेंट कि कितना लेटरली एक्सटेंड कर रहा है क्रेस्ट सेरिब्राई का डैमेज वो वेरी कर सकता है, बट जो चीज़ डैमेज होनी ही होनी है वो ये यहाँ पर फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स है, वजह से जो मैनिफेस्टेशन डेवलप होनी है वो कॉन्ट्रालेटरल मैनिफेस्टेशन डेवलप होनी है। और क्योंकि फाइबर्स आके जाके डीकेस्केट कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हेमीप्लेजिया डेवलप होता है। और हेमीप्लेजिया जो होता है, क्योंकि होम्यूनक्यूलस इस तरह प्रेजेंट होता है, तो ज़्यादातर जो चीज़ें अफेक्ट हो रही होंगी उसमें हेड और अपर एक्सट्रीमिटीज़ और ट्रंक का कुछ अपर पार्ट अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हेमीप्लेजिया हो जाता है। ये हो क्यों रहा होता है, बिकॉज ऑफ कि आर्टीरियल सप्लाई जो है मिड ब्रेन की, वो उसका डेफिसिट प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि PCA पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही होती है, तो इस वाले पार्ट को PCA सप्लाई कर रही होती है, यहाँ पर PCA सप्लाई कर रही होती है और यहाँ पर PCA सप्लाई कर रही होती है। यानी काफ़ी चंक्स हैं मिड ब्रेन के जिसको PCA सप्लाई करिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की सप्लाई नहीं आ रही उसके केस में, मतलब इस इन्फार्क्ट के केस में वेबर सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप हो जाती है। दूसरी तरफ हम चलें तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम आ जाता है। बेनेडिक्ट सिंड्रोम में उन्होंने यहाँ पर हमें बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जस्ट यहाँ पर ब्लू दिखाया हुआ है, बट इट कुड एक्सटेंड इस तरह से। ठीक है, ये वो क्रास सेरिब्राई का भी मीडियल पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व कर रहा हो। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डैमेज हो रही हैं हम देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो वही नर्व डैमेज हो रही है, तो ये सारी मैनिफेस्टेशन यानी थर्ड नर्व पैल्सी जो प्रेजेंट है इप्सीलेटरल वो प्रेजेंट होगी, जो सारी बातें हमने अभी ऊपर डिस्कस की। क्लियर। रेड न्यूक्लियस नई बात है। रेड न्यूक्लियस की वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रालेटरल साइड पर एटेक्सिया प्रेजेंट होता है। रेड न्यूक्लियस ने क्या करना होता है, रेड न्यूक्लियस के पास बेसिकली हो क्या रहा होता है कि पोस्टर और सारी टोन और कोऑर्डिनेशन वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है सेरिबेलम के फाइबर्स के पास, और सेरिबेलम के फाइबर्स रेड न्यूक्लियस के अंदर डीकेसेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर तो रेड न्यूक्लियस ही तबाह बर्बाद हो गया तो उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल एटेक्सिया होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, फिंगर टू नोज मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, वो जो टेस्ट होता है जो फिजिशियन पेशेंट से कह रहे होते हैं कि अपनी नोज़ को टच करो फिर मेरी फिंगर को टच करो, ठीक है, वो टेस्ट सही नहीं वो कर सक रहा परफॉर्म, जिससे हम कहेंगे कि डिसमेट्रिया कॉज हुआ है। इसके अलावा रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स नहीं वो कर पा रहा, जिसे हम कहते हैं कि डिसडायडो कोकाइनेसिया। गेट भी जो होती है प्रॉपर नहीं होती, ड्रंकन गेट प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मैनिफेस्टेशन अपेयर होती हैं, बिकॉज कि जो सेरिबेलम के फाइबर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर डीकेसेट करना होता है
उनकी डीकसेशन की प्लेस हमने तबाह कर दी है। ऑल राइट, बाकी यहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा बड़ा मैंने होता है, मैंने बताया। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा भी इसके केस में डैमेज हो सकता है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा की वजह से ट्रेमर्स, कोरिया या एथिडोसिस वगैरह की कंडीशन डेवलप हो रही होती है। और आखिरी बात रही मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द क्रस्ट सेरिब्राई की, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो रहा होता है और वो हेड और ट्रंक का हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हमें बता दी है कि अगर तो सेरिबेलम के डिसऑर्डर्स है ना, तो सेरिबेलम के डिसऑर्डर्स की वजह से मसला इप्सिलेटरल प्रोड्यूस होता है, कॉन्ट्रालेटरल मसला सेरिबेलम के केस में प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम में बता रहे हैं सेरिबेलर डिजीज़ के। सबसे पहले तो हाइपोटोनिया हो जाती है कि जो मसल टोन है वो उतनी प्रॉपर नहीं रहती। इसके अलावा पोस्चरल चेंजेस आ जाती हैं, पोस्चर प्रॉपर नहीं रहता क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, बॉडी को मेंटेन नहीं रह रहा, और गेट ख़राब हो जाती है, वॉलंटरी मूवमेंट ख़राब हो जाती है, जैसे हमने अभी बात की कुछ देर पहले अबाउट द एटेक्सिया। तो वॉलंटरी मूवमेंट जो होती है वो प्रॉपर नहीं रहती, मसल्स जो होते हैं वो वीकली और इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ रही होती हैं जिसे हम एटेक्सिया कह रहे होते हैं, और उसके नतीजे में ट्रेमर्स डेवलप हो रहे होते हैं। डायडोकोकाइनेसिया आ जाता है, इसकी हमने भी बात की कि रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स लॉस्ट हो रही होती हैं। फिर डिफरेंट रिफ्लेक्सेस वगैरह जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऑक्यूलर मूवमेंट डिस्टर्ब हो रही होती है। यानी अगर तो एटेक्सिया है ना ऑक्यूलर मसल्स का, तो वो निस्टैग्मस हो रहा होता है। तो इसीलिए हम देखें कि सेरिबेलम डिसीज़ के अंदर निस्टैग्मस प्रेजेंट होता है। निस्टैग्मस की भी दो टाइप्स बताई हैं। ठीक है, पेंडुलर निस्टैग्मस होता है कि सेम रेट पर दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा, और जबकि निस्टैग्मस होता है कि एक डायरेक्शन में क्विकर मूव कर रहा हो आईबॉल एज़ कम्पेयर टू द अदर डायरेक्शन। फिर उन्होंने ये बताया हुआ है कि स्पीच भी जो है वो उसका भी डिसऑर्डर प्रोड्यूस हुआ होता है क्योंकि मसल्स जो हैं लेरिंग्स के उनका भी एटेक्सिया हुआ है। ठीक है, तो दीज आर सम सिम्टम्स एंड साइंस जो कि हमें याद रखने होते हैं इन द केस ऑफ सेरिबेलम की डिजीज़। इसमें कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट क्लिनिकल नहीं है, इतना याद रखना होता है कि सबथैलेमिक लीगेंस। ठीक है, सबथैलेमिक लीगेंस के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, ये जर्की भी हो सकती हैं और वॉयलेंट भी हो सकती है, यानी बैलिस्टिक या कोरीफॉर्म मूवमेंट्स हो सकती हैं, और कहाँ हो रही होती है, इन द कॉन्ट्रालेटरल एक्सट्रीमिटी। फिर यहाँ पर हाइड्रोसेफलस वगैरह की उन्होंने बात बताई हुई है, वो हम आगे देखते हैं। हाइड्रोसेफलस यस, अच्छा, यहाँ पर फिर उन्होंने अल्जाइमर्स का थोड़ा सा बताया हुआ है। अल्जाइमर्स में फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी किया था उन्होंने, ऑलमोस्ट वही वाली बातें जो हैं वो कुछ बताई हुई हैं। थोड़ा सा अगर हम देख लेंगे, वो जेनेटिक होता है और अर्ली स्टेजेस के अंदर कंप्लीट डिसओरिएंटेशन ऑफ द पर्सनैलिटी हो रही होती है, स्पीच ख़राब हो रही होती है, और रेस्टलेसनेस प्रेजेंट होती है। लेटर स्टेजेस के अंदर पर्सन जो होता है वो कंप्लीट म्यूट, बेड रिडन भी हो सकता है, और उसके बाद वो फिर किसी और डिजीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बाकी फिर उन्होंने ये बताया हुआ डिफरेंट किस्म के प्लैक्स बन रहे होते हैं, यानी बीटा एमाइलॉइड जो हैं उनकी डेपोजिशन हो रही होती है। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 के अंदर बहुत मज़े क्लिनिकल्स हैं। एक है हमारे पास एक्सप्रेसिव एफेजिया, कि उस बंदे को समझ वगैरह सारी आ रही है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसे कहते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया, क्योंकि उसका बोलने वाला सेंटर यानी ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया ख़राब। वर्निकीज़ एरिया आ जाती है। वर्निकीज़ एरिया के अंदर यह आता है कि वो बोल तो सही सकता है, फ्लुएंट स्पीच होती है, पर वो जो सोचने वाला काम होता है या समझने वाला काम होता है, या किसी ने अगर कोई बात कही है उसको समझना है, कोई लिखी हुई चीज़ है उसको समझना है, तो वो नहीं हो रहा था, यानी रिसेप्टिव एफेजिया होता है। वर्निकीज़ के एंड पे की आता है, पंजाबी में कहा जाता है कि की किया, से याद रखेंगे कि वो जो है ना उसको अगले बंदे की बात उसे समझ नहीं आ रही, तो ही इज़ टेलिंग द अदर पर्सन टू रिपीट हिज वर्ड्स, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही आपने कहा क्या है। ठीक है, लेकिन वो खुद जो बोल रहा है वो फ्लुएंट बोल रहा है। अच्छा, तो फिर आ जाता है दोनों अगर इकट्ठे प्रेजेंट है तो उसे ग्लोबल एफेजिया कह रहे होते हैं। फिर वो ये बता रहे हैं इंस्यूला जो होता है अगर उसके अंदर कोई लेगियन वगैरह प्रेजेंट है, तो फॉर एग्जांपल कोई जैसे डिसडायडोकोकाइनेसिया बहुत लंबा वर्ड है, अगर जिस बंदे की इंस्यूला के अंदर लेगियन प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे ये वर्ड बोलो, तो वो हो सकता है कि डिसडायडो ना बोले, वो डायडो डिस बोले। ठीक है, यानी वो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर और उन साउंड्स को प्रोड्यूस प्रॉपरली ना कर सके, नहीं जो टारगेट जो वर्ड है जिसको एग्जैक्टली करेक्टली प्रोनाउंस करना है वो बंदा वो नहीं कर पा रहा होगा। ओके, फिर उन्होंने बताया हुआ है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उसकी अगर इनर्वेशन तबाह बर्बाद कर दें तो उसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। फ्रंटल लोबेक्टमी आ जाती है। फिजियो के अंदर भी हमने पढ़ा किसी वो जो पहले ना क्या होता था कि डिप्रेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स को जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते थे, तो उसके लिए फ्रंटल लोब की जो होती है ना वो कुछ पार्ट उसका शायद रिमूव करते थे, इससे कोई सीन था। तो इसमें बस इतनी सी बात है कि इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस पेशेंट के अंदर नहीं रहती, MCQ वगैरह आए तो हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लेना है कि सुपीरियर पैराइटल लोब का अगर ले है तो ये स्टेरोग्नोसिस हो रहा होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से अगर तो इनर्वेशन कंप्लीट हम फेलियर ऑफ इनर्वेशन टू द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कैन लीड टू द शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया के फर्दर उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं कि उसके अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, पैरानॉइड डिलीजन्स वगैरह हो रहे होते हैं, और बाकी इसको उन्होंने थोड़ा कनेक्शन बताया हुआ है कि डोपामीन के जो हैं रिसेप्टर, लिम्बिक रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा अफाका होता है।
फिर एमेग्डोलॉइड कम्प्लेक्स डिस्ट्रक्शन, अगर ये कम्प्लेक्स जो है एमेग्डोलॉइड कम्प्लेक्स उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो उसकी वजह से क्लूवर बकी सिंड्रोम हो जाया करता है। यानी उस पर ये फिजियो में भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स है जो कि हम वहाँ से रिलेट करें तो पढ़ी हुई चीज़ें। एग्रेसिवनेस कम हो जाती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी कम हो जाती है, रेस्टलेसनेस बंदे के अंदर डेवलप हो जाती है, और यानी फूड और जो सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं वो उसके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और रेस्टलेसनेस इंक्रीज़ हो जाती है। बाकी उसकी एग्रेसिवनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, फिर आ जाती है टेम्पोरल लोब का डिसफंक्शन। टेम्पोरल लोब का डिसफंक्शन के अंदर एपिलेप्सी कॉज होती है, उसको ऑल्फैक्टरी एक्सपीरियंस यानी अनप्लेजेंट सी ऑर्डर आ रही होती है जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं आ रही, यानी एक ऑरा डेवलप हो रहा होता है ऑफ द ऑल्फैक्टरी एंड एकॉस्टिक स्टिमुलस, ठीक है। और पेशेंट जो होता है वो कंफ्यूज और एंक्शस सा होता है और उसे सीजर्स हो रहे होते हैं, और उसके बाद जब सीजर अटैक्स को ख़त्म हो रहा होता है तो उसे नहीं याद रहता कि भाई क्या हुआ इस सारे अटैक के दौरान। फिर वो हैव कोरिया। कोरिया क्या होता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। कोरिया इज एन इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट ईयर आया है केस, ठीक है। शुरू में आपने ये देख लेना कि हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि उसके अंदर एक्सेसिव एब्नॉर्मल मूवमेंट हो रही होती हैं, जिसके अंदर उन्होंने 3 बातें बताई हुई हैं, कोरिया, एथेटोसिस और विलिज्म जो है वो हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर के अंदर लैक या स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। लेकिन पार्किंसंस के अंदर हाइपो एंड हाइपर दोनों प्रेजेंट होती है। कोरिया फर्दर डिटेल की बात करें तो इनवॉलंटरी को एक जो कि इरेगुलर मूवमेंट्स होती हैं जो कि नॉन रिपीटेटिव होती हैं। हंटिंगटन डिजीज़ की बात करें तो उसके अंदर वही बायोकेमिस्ट्री वाली बातें उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि CAG कोडॉन का मसला होता है, ग्लूटामिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है। सिम्टम्स क्या है? कोरिफॉर्म मूवमेंट्स प्रेजेंट होती हैं और प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है। कोरिफॉर्म मूवमेंट्स यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं एक्सट्रीमिटीज़ की, और ट्विचिंग हो रही होती है फेस की, और डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस हो रहा होता है। अच्छा, कहते हैं सडन हेमकोरिया जो होता है वो रिमेटिक फीवर के साथ एसोसिएटेड होता है। विलिस्मस आ जाता है। विलिस्मस में इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है सिर्फ एक साइड ऑफ द बॉडी की, और ज़्यादातर ये जो होता है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ के जो मसल्स होती हैं उनको इन्वॉल्व करें। पार्किंसंस डिसऑर्डर आ जाता है। इसके अंदर जो है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ग्लोबस पैलिडिस और क्वाड्रेट न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डैमेज हो रहा होता है। फिर जो होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर प्रेजेंट होते हैं। रिजिडिटी जो होती है, अगर तो ट्रेमर एब्सेंट है तो प्लास्टिक रिजिडिटी, अगर ट्रेमर प्रेजेंट है तो कॉक व्हील रिजिडिटी होती है, ठीक है। फिर ब्रेडिकाइनेसिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी मूवमेंट, नई मूवमेंट कराना या इनिशिएट मूवमेंट कराना मुश्किल होता है। पोस्टल डिस्टर्बेंसेज होती हैं, और साथ उन्होंने बताया हुआ है कि मसल पावर का जो लॉस होता है वो इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं हो रहा होता। अच्छा, एथिटोसिस का उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि स्लो रिदिंग मूवमेंट्स होती हैं डिस्टल सेगमेंट ऑफ द लिम्ब की, और क्यों हो रही होती हैं? ग्लोबस पैलिडिस डिस्ट्रॉय हो गया।